Hello students, welcome to our YouTube channel नवीन शिक्षा and I'm your teacher नवीन। सो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 1 करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स यहाँ पर करते रहेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग है, तो आप सभी ध्यान से समझेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपना कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब चैनल के ज़रिए करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज़ बहुत सिंपल तरीके से इसमें हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन देखिए वो घटनाएं होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चारों तरफ घटती रहती हैं और जिसमें कुछ बदलाव आते हैं। बदलाव कैसे, फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल बदलाव भी हो सकते हैं। वो बदलाव आपके सामने होंगे तो उसको देख के आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कौन से बदलाव हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करिए, आपके घर पे मिल्क जो रह जाता है, आपकी मम्मी किचन में मिल्क रख देती है, अगर उसको गर्म करना भूल जाए या रेफ्रिजरेटर में रखना भूल जाए तो उस मिल्क के साथ क्या होगा, ये एक ऑब्ज़र्वेशन करनी है। उसके बाद आपका कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आयरन तवा है, पेन है, नेल है, उसको आप एक्सपोज्ड कर देते हैं, लेफ़्ट यानी कि छोड़ देते हैं गर्मी में एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसका क्या होगा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, यीस्ट जो होते हैं अल्कोहल में चेंज कर देते हैं फूड आर्टिकल्स को, स्पेशली ग्रेप्स को। तो फर्मेंटेड होता है जब, तब उसके बाद फूड इज़ कुक्ड, जब खाना पकता है तो क्या उसके अंदर बदलाव होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर लगातार फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। उसके साथ साथ आप जो सांस लेते हैं लगातार कंटिन्यूसली, वो भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। उसके साथ साथ आप कोई भी दवाई खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो चेंज आता है वो भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो ये सारे बदलाव आप देखिए डे टू डे लाइफ में, तो आपको पता लगेगा कि आप बदलाव होने से पहले आपका जो सब्सटेंस था वो कुछ और था, बदलाव होने के बाद कुछ और हो चुका है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके सामने मैग्नीशियम रिबन, आपने नाम ज़रूर सुना होगा मैग्नीशियम रिबन का। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन उसको बर्न किया जाता है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर हमेशा एक परत होती है। ये क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में, कई बार आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा पूछा जाता है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम रिबन की एक एयर जनरली कुछ ही घंटे के अंदर आ जाती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। एक लेयर होती है ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जनरली इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमी रहती है जो कि इसको अच्छी तरह जलने नहीं देगी, इसकी फ्लेम को ख़राब कर देती है। फ्लेम कैसी होनी चाहिए जलने के लिए, आपको पता है, नीली फ्लेम। ब्लू फ्लेम बहुत अच्छी मानी जाती है जलने के लिए। किसी भी चीज़ से अगर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर क्लोरोफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक लेयर है ऑक्साइड की लेयर जो प्रेजेंट है, ये इसकी वजह से वाइट फ्लेम आएगी, ब्लू फ्लेम नहीं आएगी, शूटी फ्लेम आएगी। उससे क्या होता है कि ये मैग्नीशियम रिबन आपका ठीक से जलेगा नहीं और जो ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये ठीक से नहीं मिलेगा। तो पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फ्लेम दे। उसको क्लीन करने के बाद आप बंसन बर्नर के ऊपर इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। इस रिएक्शन को हम आगे देखेंगे। तो आपका चाइना डिश, जो आपने यहाँ बर्तन लिया चाइना डिश, उसके अंदर ये राख जो आ रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पहले आपके पास मैग्नीशियम था, अब आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। जो आपका रिएक्टेंट था वो अलग था, अब जो प्रोडक्ट बन चुका है वो अलग है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इक्वेशन क्या होती है, सवाल ये पैदा होता है। इक्वेशन स्टूडेंट्स, जो बात आप चेंजेस आप देख पा रहे हैं उनको वर्ड्स में लिख देना, वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यानी कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या वो बदलाव हैं जिसको देख के आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन बन चुकी है। तो वो चेंजेस है, सबसे पहले चेंज इन द स्टेट। अगर कोई भी वस्तु पहले दूसरी स्टेट में थी, बाद में दूसरी स्टेट में आ जाती है रिएक्शन होने के बाद, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड या लिक्विड, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर मतलब हुआ कि केमिकल चेंज हुआ है और रिएक्शन हो चुकी है। सेकंड, चेंज इन द कलर, अगर कलर में बदलाव आता है तब। और चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवॉल्व होती है, उसका एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। गैस इवॉल्व होती है तब। और टेम्परेचर, कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर में, आपने दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया, बदलाव हुआ, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस का। जिंक ग्रैनुलस यानी कि जिंक के कुछ टुकड़े आपको यहाँ पर डालने हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना है और यहाँ कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ेंगे। तो एक कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा के उसको फिट कर देंगे ताकि गैस निकलने की एक ही जगह रहे, और वो है इस ग्लास ट्यूब के द्वारा। तो यहाँ से H2 गैस बाहर आती है कुछ टाइम के बाद, उसकी टेस्टिंग आपको कुछ टाइम बाद पता लगेगा। वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी जलती हुई माचिस की तिल्ली इस गैस के पास ले आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुई, कैसे पता लगेगा, किन किन चीज़ों को देख के केमिकल रिएक्शंस का पता लगेगा। केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि केमिकल इक्वेशन यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको वर्डिंग्स में लिख देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन का फिर से ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम रिबन जलाया था, जलाने का मतलब होता है प्लस ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इसको ध्यान रख लेंगे, कोई भी चीज़ जलेगी मतलब प्लस ऑक्सीजन करना है। तो यहाँ पर आपने बर्न किया, उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्रोडक्ट में मिल रही है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, बैलेंसिंग करते समय आपको इसको सिंबल्स में चेंज करना होता है, वो भी केमिकल इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ वर्ड्स की जगह सिंबल लिखे रहेंगे। तो अब इसकी पहचान क्या है कि ये केमिकल इक्वेशन है? इसकी पहचान है कि हर एक रिएक्टेंट या हर एक प्रोडक्ट को आप यहाँ प्लस के साइन से अलग करेंगे। अगर 2 रिएक्टेंट है तो एक बार प्लस का साइन आएगा बीच में, अगर 3 रिएक्टेंट है तो 2 बार प्लस का साइन आ जाएगा। हर रिएक्टेंट को प्लस से अलग अलग दिखाएंगे या हर प्रोडक्ट को भी अलग अलग दिखा सकते हैं। सेकंड एरो है, ये एरो आपको जो यहाँ पर दिख रही है, इस एरो को हम गिव्स बोलते हैं, नाम याद रख लेंगे, गिव्स। तो आपको बोलना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये एरो आपको बताती है कि रिएक्टेंट किधर है, प्रोडक्ट किधर है। जर्नली टेल की तरफ आपके रिएक्टेंट होते हैं और हेड जो होता है उसकी तरफ आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ऐसे कोई निशान लगा रहे हैं तो मतलब इधर की साइड जो आएंगे वो रिएक्टेंट और इधर की साइड जो आएंगे वो प्रोडक्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को ध्यान रख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट रखने हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रखने हैं। तो ये तो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्लस के निशान से रिप्रेजेंट करना है, रिएक्टेंट को अलग रखना है, प्रोडक्ट्स को अलग रखना है। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हमेशा सिंबल से लिखा जाता है। पिछले वाला एग्जांपल ही दोबारा से ले लेते हैं। मैंने कहा था मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का हमेशा O2 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों को मिलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसको MgO कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया सिंबल से, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ईजी क्यों होता है? क्योंकि अगर हम वर्ड्स लिखेंगे और 3-4 रिएक्टेंट है, 3-4 प्रोडक्ट है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन मुश्किल हो जाती है, सिंबल से छोटी बनती है। अब ये इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जहाँ पर इक्वल नहीं होंगे उसको हम अनबैलेंस्ड कहेंगे। ये मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ये बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है O2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ये अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कि नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होने चाहिए। तो ये यहाँ पर एक चीज़ बैलेंस है, एक चीज़ अनबैलेंस है, इसीलिए इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसका दूसरा नाम अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्केलेटल है उसको बैलेंस करना पड़ता है, एक केमिकल अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो ना तो बन सकती हैं, ना ही वो टूट सकती हैं या वो ख़त्म हो सकती हैं। उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है। तो इसी के ऊपर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है कि टोटल मास जो किसी भी चीज़ का है वो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम रहेगा।
यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको ब्रेक किया जा सकता है। केमिकल, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या पड़ता है? एटम में ही तो मास होता है, तो यहाँ पर जो एटम है वो बराबर ही नहीं है, अलग अलग हैं। यहाँ पर O2 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अनबैलेंस हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो कराना पड़ेगा, मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने का जो रूल होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और 2-3 वीडियोज़ के अंदर इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और कंटिन्यूसली इजी तरीके से आपको साइंस सिखाऊंगा। साइंस जितना इजी सब्जेक्ट आपको कोई लगेगा ही नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, बी विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।